हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग ठीक होंगे। ये बाइनोमियल का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर में बाइनोमियल का बेसिक क्लियर किया था और साथ में मैंने एनसीआर के बारे में भी बताया था। और ये भी मैंने बताया था कि आखिर बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत क्यों पड़ी। ये भी मैंने डिस्कस कर दिया था, पूरी डिटेल में मैंने डिस्कस किया था और बेसिक क्लियर किया था। इस सेकेंड लेक्चर में मैं कोफिशिएंट और प्लस जनरल टर्म से रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चंस में कराऊंगा। हर टाइप की वैरायटी, जितने टाइप की वैरायटी हो सकती है कि इससे बाहर क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस में पूछे नहीं जा सकते, जितने टाइप के मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा इसी टाइप में आपको क्वेश्चंस जेईई मेंस का मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए इस लेक्चर को पूरी तरीके से देखना है और साथ में मुझ पर बिलीव करना है, विश्वास करना है। और जो भी आपके पास पीवाईक्यू है, जेईई मेंस में पीवाईक्यू जो भी आ रखे हैं या जेईई एडवांस के आ रखे हैं, उसको जाके सॉल्व करना है कि सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है, आपके डीपीपी या कोई सीट बन रहा है, तो आप सही डायरेक्शन में, यदि नहीं बन रहा है तो आप गलत डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ आपका। तो सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, आपके a प्लस बी का पावर n। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि बाइनोमियल का मतलब क्या, दो डिफरेंट टर्म्स होने चाहिए, प्लस और माइनस के फॉर्म में होना चाहिए, वो क्या होता है, बाइनोमियल होता है। मैंने बताया था दो डिफरेंट टर्म्स होने चाहिए, ठीक है, प्लस और माइनस के फॉर्म में हो तो वो क्या है, बाइनोमियल है। आपका पावर n लिखा हुआ है, तो मैंने बताया था जैसे a प्लस बी का होल क्यूब है, तो आपने क्या पढ़ा था, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। लेकिन जब a प्लस बी का पावर 10 आ जाए, 11 आ जाए, तो क्या आप इस तरह बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। तो वहां पर क्या, किस चीज की जरूरत पड़ी, बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो बाइनोमियल थ्योरम में क्या लिखा गया था और मैंने कैसे लिखा है भी मैंने पूरी तरह एक्सप्लेन किया फर्स्ट लेक्चर में। तो NC0 a का पावर n b का पावर 0 प्लस NC1 a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1 प्लस NC2 a का पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस NC3 a का पावर n माइनस 3 b का पावर 3 एन प्लस डॉट 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 प्लस एक NCn a का पावर 0 b का पावर n। ठीक है, या इसको लिख सकते हो आप n माइनस n, तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो मैंने इसको भी बताया था कि इसको किस तरह आपको लिखना है। मैंने बताया था कि जैसे a प्लस बी है, इसमें कितने टर्म है, दो टर्म है, और a यहाँ पे तो हाईएस्ट पावर इसके n पे गया और b पर पावर क्या है, 0 आया। तो b पर पावर किसी भी नंबर का पावर यदि 0 है तो उसका मतलब क्या है, 1 है। तो आपको याद रखने का तरीका क्या है कि जो हाईएस्ट पावर जो n है उसमें क्या करना है, एक घटाते चलना है, और सेकेंड जो टर्म है आपका b, उसमें उसके पावर में एक जोड़ते चलना है, बस ये सीरीज मिलेगा। देखो a का पावर n, इसमें एक टर्म घटाया n माइनस 1, इसमें एक टर्म जोड़ा b का पावर 1, इसमें एक टर्म घटाया फिर n माइनस 2, b में एक टर्म जोड़ा b2, इसमें एक टर्म घटाया n माइनस 3 b3, इसमें n माइनस n टर्म घटाया, इसमें क्या b का पावर n आ गया, लास्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का पावर n का क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, और यही आपका क्या है, बाइनोमियल थ्योरम है। अब यहाँ पे समझना क्या है कि इसको मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, n, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सिग्मा r इक्वल टू 0, ये n सी r a का पावर n माइनस r और b का पावर r। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस सिग्मा मतलब हो गया समेशन, कहाँ से, 0 से n तक आप ये ले सकते हो। r 0 रखेंगे क्या है, NC0 a का पावर n b का पावर 0, देखो यही चीज आ रहा है फर्स्ट टर्म, NC1 a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1। ठीक है, इस तरह से समेशन करोगे कि ये आपको यही दिखेगा। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का मतलब बोल सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इसका मतलब मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी का पावर n। ठीक है, दो समेशन के फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में इसको इस तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, अब यहाँ पे हमको समझना क्या है कि यदि मुझे पूछ दिया जाए कि इसका जनरल टर्म क्या होगा, तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि इसका जनरल टर्म किस तरह से हम इसको देख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यदि मैं फर्स्ट टर्म की बात करूँ, T1 की बात करूँ, तो क्या लिखूंगा, फर्स्ट टर्म इसका क्या है, NC0 है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, NC0 a का पावर n b का पावर 0। यदि मैं सेकेंड टर्म की बात करूँ, क्या लिखूंगा, NC1 a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1। थर्ड टर्म की बात करूँ, क्या लिखूंगा, NC2 a का पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। ठीक है, T4 की बात करूँ, क्या लिखूंगा यहाँ पे, NC3 ना, NC3 a का पावर n माइनस 3 b का पावर क्या आ जाएगा आपका 3, n डॉट डॉट, यदि मैं NTR की बात करूँ, सॉरी या TN की बात करूँ, सोचो दिमाग लगाओ, TN की बात करूँ। अब यहाँ पे सोचना क्या है, अभी देखो ये जो 1 लिखा हुआ है, इसको लिखने का एक तरीका ये भी तो हो सकता है 1 प्लस 0, इस 2 लिखा हुआ है, इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, 1 प्लस 1।
ये 3 लिखा हुआ है, इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है 1 + 2। यहाँ पर 4 लिखा है, इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है 1 + 3 एंड डॉट डॉट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 1 + r लिख सकता हूँ। सोचो यहाँ पर वैरी क्या कर रहा है, यहाँ पे वैरी कर रहा है 1 1 यहाँ पे कांस्टेंट है, 1 1 1 1 मैंने कांस्टेंट रखा। वैरी क्या कर रहा है 1, यहाँ पहले 0 था, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, ये फिर r आया। सोचो दिमाग लगाओ। अब ये सोचना है क्या है कि यहाँ पे जो 1 + 1 है ये 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 है तो ये 2 आया, यहाँ पे 3 है तो ये 3 आया, कोफिशिएंट में NC 3 आया, ठीक है। तो इसका मतलब TN 1 + r लिखूं, ठीक है। ये r + 1 की बात कर रहे हैं, या r + 1 या 1 + r की बात करूं, क्या लिखूंगा NCR a का पावर n - r, और क्या आ जाएगा b का पावर r आएगा। देखो ये 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ पे r है तो यहाँ पे क्या आएगा r आएगा, ठीक है। इसका मतलब यदि इस पूरे टर्म्स को मैं देखता गया तो मुझे जनरल टर्म मुझे क्या मिला, तो जनरल टर्म मुझे मिला, यहाँ मैं लिख सकता हूँ जनरल टर्म ऑफ a + b का पावर n की बात करूं तो मुझे क्या दिखा यहाँ पे, ये लिख सकता हूँ TR + 1 = NCR a का पावर n - r और b का पावर r, ठीक है। ये आपका क्या आ गया जनरल टर्म आ गया। देखो यहाँ से मुझे दिख रहा है, ये मुझे क्या दिखा TR + 1 NCR a का पावर n - r b का पावर r, ठीक है। मैंने NCR के बारे में पूरी तरीके से फर्स्ट लेक्चर में डिटेल डिस्कशन किया है कि NCR का मतलब क्या होता है। NCR का मतलब ये होता है आपका सिलेक्शन, n अलग अलग चीजों में से r को सिलेक्ट करने का तरीका क्या कहलाता है, आपका NCR कहलाता है। इसको मैंने फर्स्ट लेक्चर में पूरी तरह से डिटेल डिस्कशन किया है, ठीक है। इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप सोचो यदि मैं थर्ड टर्म की बात करूँ तो r का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। यदि मैं T3 की बात करूँ तो r यहाँ पर कितना होगा, 2 होगा ना, r तो 2 होगा, तब में थर्ड बनेगा। इसका मतलब T3 कितना लिख सकता हूँ n, एग्जांपल के तौर पर T3 की बात करूं TNCR2 a का पावर क्या लिखूंगा n - 2 और b का स्क्वायर, ठीक है। यदि मुझे 6 टर्म पूछा जाए, यदि मुझे 10 टर्म पूछा जाए तो r, यदि मुझे T10 पूछा जाए तो r का वैल्यू क्या लिखेंगे 9 लिखना पड़ेगा। r में कितना 9 लिखना पड़ेगा, तो कितना लिखूंगा T r + 1 9 + 1, तो क्या लिखूंगा NCR, r का मतलब 9 और a का पावर n - 9 और b का पावर क्या लिखूंगा 9, ठीक है। इस तरीके से आप जनरल टर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इस एक्सपेंशन का मतलब a + b का पावर n का जो जनरल टर्म क्या होगा TR + 1 NCR a का पावर n - r b का पावर r, ठीक है। यदि आप सोचो यदि मुझे यहाँ पर यदि माइनस रहता तो क्या जनरल टर्म इसी टाइप का होता, बस यहाँ पर क्या लिखना पड़ता माइनस लिखना पड़ता। तो मैं एक तरह से लिख सकता हूँ कि क्या लिख सकता हूँ, यदि a - b का पावर n है उसका जनरल टर्म लिखा जाए तो TR + 1 क्या लिखूंगा NCR, क्या लिखूंगा NCR a का पावर n - r और माइनस b का पावर r लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैं प्लस के हिसाब सोच रहा हूँ कि प्लस लिखूंगा क्या आएगा, ये माइनस b का पावर क्या आ जाएगा r आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप जनरल टर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन जेईई मेंस में भर के पूछे गए। मैं हर टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा, एक भी टाइप छूटेगा नहीं, और मैं इतना चैलेंज के साथ कर सकता हूँ इसी टाइप का क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ओके, आप इसको देख लो, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये नीचे लपाट में जाता है इसलिए। ओके, अब यहाँ पे सोचना क्या है, थोड़ा सा कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी मिस नहीं करना है जो हमको ज्यादातर यूज किए जाते हैं, उसको भी लेके चलना है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि इफ यदि a का a = 1 ले लूं और b = x ले लूं, ठीक है। मैंने क्या किया, a = 1 ले लिया और b = x ले लिया, ये क्या मुझे बनेगा 1 + x का पावर n बनेगा। सीधी सी बात है, क्या बनेगा 1 + x का पावर n बनेगा। इसका यदि मैं पूरी तरह से एक्सपेंड करूं इसको तो कैसे लिखूंगा NC0 का मतलब क्या 1, आप लोग पहले पता है NC0 का मतलब क्या 1। n में से कुछ नहीं सिलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, वो 1 ही होगा। तो ये 1 है तो 1 का पावर n आएगा, तो 1 का पावर यदि n आ रहा है तो चाहे इवन हो ऑड हो पावर में वो क्या होगा ऑलवेज 1 ही होगा। और किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी दूसरे नंबर को, तो 1 नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर ही आता है, सीधी सी बात है। इसका मतलब क्या आएगा, सिर्फ 1 ही आएगा, तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, सीधी सी बात है। और NC1 क्या लिख सकता हूँ NC1, सीधी सी बात है। फिर 1 का पावर कुछ आएगा तो 1 का पावर तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो सिर्फ लिख रहा हूँ x प्लस NC2
एक्स स्क्वायर एन सी थ्री एक्स क्यूब एन सी फोर एक्स का पावर 4 एंड डॉट 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 क्या आ जाएगा आपका एन सी एन एक्स का पावर क्या आ जाएगा ये एन। ठीक है, इस तरीके से आपको इस चीज को भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो जेईई मेंस में आते हैं वो इस तरीके से आपको कोफिशिएंट निकालने के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको पूछा जाए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, NC2 होगा, एक्स का पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा, NC4 होगा। ठीक है, इसको भी दिमाग रखना है। जैसे माइनस की बात करो, यदि यहाँ पर माइनस ले लिया जाए 1 माइनस एक्स का पावर n की बात करूँ तो मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस NC1 x। क्यों? क्योंकि ये माइनस एक्स का पावर क्या आ जाएगा 1 आएगा, तो माइनस एक्स का पावर 1 का मतलब माइनस इधर आएगा तो माइनस NC1 और प्लस NC2 क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस NC3 क्या आएगा एक्स क्यूब आएगा एंड डॉट 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 प्लस NCn माइनस एक्स का पावर क्या आ जाएगा n आएगा। ठीक है, समझ में आया? यदि मुझे इसका जनरल टर्म लिखना है, यदि मुझे इसका जनरल टर्म लिखना है तो कैसे आप लिखोगे? जनरल टर्म में क्या आ रहा है NC1 NC2 NC3। यदि मैं इसका जनरल टर्म लिखूं इस चीज का तो कैसे लिखोगे आप TR+1 का मतलब जनरल टर्म क्या लिखूंगा NCR और क्या लिखूंगा x यहाँ पे वैरी कर रहा है तो x का पावर क्या आ जाएगा r आएगा, सिर्फ नहीं आएगा। NC1 x का पावर 1 NC2 x स्क्वायर NC3 x क्यूब, देखो आ रहा वो चीज। यदि मैं इसका जनरल टर्म की बात करूं इस चीज का तो मैं क्या लिखूंगा TR+1 NCR माइनस एक्स का पावर आ जाएगा, सीधी सी बात। NC1 NC0 x माइनस एक्स का पावर 0 मतलब 1 NC1 माइनस एक्स का पावर क्या आएगा माइनस NC1 NC2 माइनस एक्स का स्क्वायर NC2 का स्क्वायर, इस तरह से जनरल टर्म आएगा। ठीक है, इसका मतलब इसके कोफिशिएंट की बारे में बात करूं, इसका कोफिशिएंट क्या लिखूंगा मैं इसको कोफिशिएंट, अभी मैं पहले बेसिक क्लियर कर रहा हूं उसके बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस करूंगा। कोफिशिएंट ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर n की बात करूं क्या लिखूंगा, ठीक है आपका NCR, ठीक है आ गया आपका NCR आ गया। यदि कोफिशिएंट ऑफ 1 माइनस एक्स का पावर n की बात करूं क्या लिखूंगा माइनस 1 का पावर r और क्या लिखूंगा NCR। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट को कंसीडर करके हमको चलना है, जहां से क्वेश्चन छूटे नहीं डायरेक्ट सॉल्व हो, इसलिए इसको आप इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। मैंने किस तरह याद रखना है 1 प्लस NC1 x NC2 x स्क्वायर। ठीक है, ये इसी पे बेस है, इसी पर ये पूरा तरह से बेस्ड है जो मैंने यहाँ बताया। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ओके, अब देखो इस पर मैं कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस पे लेता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कोफिशिएंट्स रिलेटेड क्वेश्चंस में पहला ले रहा हूँ। ठीक है, जो यहाँ पर पता चलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 11 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 4 1 प्लस एक्स क्यू का पावर 7 एंड 1 प्लस एक्स का पावर 4 का पावर क्या है 12 है। ठीक है, ऑप्शन ए है इसके 1051, ऑप्शन बी है इसके 1106, ऑप्शन सी है इसके 113 एंड ऑप्शन डी है इसके 1120। ठीक है, तो पहले इसको क्या करना है, आपको खुद से पॉज करके अटेम्प्ट करना है कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपसे बनने की नहीं बनना है। मैंने जो भी प्रॉपर्टी बताया उसी प्रॉपर्टी जो कंसेप्ट मैंने बताया उसी कंसेप्ट का यूज करके इसको सॉल्व करना है कि पहले ये क्वेश्चंस हो रहे नहीं हो रहे डील। ठीक है, उसके बाद इसको देखना है। ठीक है, तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा क्या गया है कि कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 11 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 4 1 प्लस x2 टू द पावर 7 फिर 1 प्लस x का पावर 4 टू द पावर 12। ठीक है, अब ये क्या क्या दिख रहा है, मैंने भी तुरंत बताया, क्या बताया कंसेप्ट में 1 प्लस x का पावर n का, तो क्या मैंने बताया 1 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x क्यूब, इस तरह मैंने बताया। और यहाँ पर क्या आपका x स्क्वायर है, इसको जनरली हम x की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, और वही यूज करना है जो मैंने कंसेप्ट बताया, बस उतना ही कम करना है। और जो आपका, क्योंकि ये तो सब मल्टीप्लाई के केस में है, बिल्कुल है, इसका मतलब ये हुआ कि x का पावर 11 जो है उसका मुझे क्या चाहिए कोफिशिएंट चाहिए। तो हो सकता है x का पावर 11 जो है 2-3 के केस में आए, x का पावर 11 जो 2-3 के केस में है, केस का मतलब क्या, मतलब जो भी आपके टर्म्स के केस में x का पावर 11 चूंकि मल्टीप्लाई के केस में आ रहा है तीनों चीज। ठीक है, मतलब x का पावर 7 इंटू एक्स का पावर 4 हो सकता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है तो क्या हो जाएगा आपका पावर जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे देखो
सॉल्यूशन में क्या दे सकता हूँ, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर टू दी पावर 4 एंड 1 प्लस एक्स क्यू टू दी पावर 7 एंड 1 प्लस एक्स का पावर 4 टू दी पावर 12। एक बार क्वेश्चन में देखो, ठीक है, ओके। आप सबसे पहले 1 प्लस एक्स टू दी पावर n है, तो उसको मैं इसी तरह एक्सपेंड करूंगा, इसको मैं इसी तरह एक्सपेंड कर रहा हूँ, वैसे लिखूंगा nc1 मतलब क्या लिख सकता हूँ 4, यहाँ पर n का मतलब 4 है, जब 4c1 का मतलब सिर्फ 1 लिख सकता हूँ, 1 प्लस 4c1 एक्स स्क्वायर ही लिखूंगा, सीधी सी बात है, कि 1 है यहाँ पे, इसका पावर 1 आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर ही होगा, प्लस 4c2 एक्स स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पर 2 आएगा, क्या आएगा, एक्स का पावर 4 आएगा, बिल्कुल, प्लस 4c3 यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर पावर 3 आ जाएगा, इसका पावर क्या आएगा, 6 आएगा, समझ में आ रहा है, फिर 4c4 एक्स का पावर स्क्वायर है टू दी पावर 8 आएगा, एकदम सही है, ये आ गया आपका, ठीक है, ये वाला पार्ट आ गया, इनटू, ये क्या आपका इनटू है, फिर ये क्या लिखूंगा, 1 प्लस एक्स क्यूब टू दी पावर 7 है, इसका मतलब ये इसी तरह एक्सपेंड होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सेव, इसको लिख सकता हूँ सिर्फ 1 पाले लिखूंगा, 1 प्लस 7c1 और क्या है आपका एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस 7c2 एक्स का पावर कितना आ जाएगा 6, ये आ गया, सही है ना, 2 3 6, ओके, और प्लस और क्या है आपका 7c3 एक्स का पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या 9 आ जाएगा, फिर 7c4 एक्स का पावर कितना आ जाएगा 12 एंड डॉट डॉट प्लस 7c और कितना लिखूंगा 7 एक्स का पावर 21, ठीक है, क्योंकि देखो मैं यहाँ डॉट डॉट क्यों लिखा, क्योंकि मुझे एक्स का पावर 11 से ही मतलब है, मुझे तो मतलब किससे, एक्स का पावर 11 से, ये तो 12 आ गया, तो उसका मुझे कोएफिशिएंट चाहिए नहीं, जिसको मुझे चाहिए उसी पर मैं फोकस करूंगा तो ज़्यादा बेटर है, मुझे पूरी तरीके से फोकस नहीं करना है, मुझे जो पूछा गया है बस उसी पर मुझे फोकस करना है, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स का पावर 12 है, या किसी और से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स का पावर 12 से तो ज़्यादा ही आएगा, पक्का, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 पर स्टॉप होगा, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ एक्स का पावर 11 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो मुझे उसी पर फोकस करना है, ठीक है, उसके बाद इनटू, उसके बाद क्या है 1 ये भी है, कर सकता हूँ 12 मतलब 1 आएगा पहला, 1 प्लस 12c1 एक्स का पावर 4 प्लस 12c2 एक्स का पावर 8 प्लस 12c3 एक्स का पावर क्या आ जाएगा, फिर से 12 एंड डॉट प्लस 12c और कितना आ जाएगा 12 और एक्स का पावर 48 आ जाएगा, ये बात सही है 100%, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ढूंढना है कि एक्स का पावर 11 का कोएफिशिएंट क्या क्या है, ये मुझे ढूंढना है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 11, ठीक है, सॉरी 12 11, यस, ये मुझे ढूंढना है। अब सोचो यहाँ पे तो पहले दो टर्म्स वाले मैं खोजता हूँ, सोचो पहले, यहाँ पर क्या है 2 है, ओके, उसके बाद 2 है, उसके बाद कितना आ जाएगा तुम्हारा 2 के साथ किसी के साथ रिलेशन जाएगा, यस। अब देखो यहाँ पे ये आपका 4c1 है और ये क्या है 7c3 x का पावर 9 है, अब देखो x का पावर 2 है, यहाँ पर क्या x का पावर 9 है, तो जब बेस सेम है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है, x का स्क्वायर और 9 कितना 11 हो जाएगा, इसका मतलब 11 का ऑप्शन क्या दिख रहा है मुझे 4c1 और 7c3 मल्टीप्लाई किसमें, मैं इसको क्या ले सकता हूँ 4c1 एंड 7c3, बिल्कुल ये हो गया पहला। फिर दूसरा ऑप्शन क्या मुझे दिख सकता है, 4 वाले केस में बात करता हूँ, कितना आ जाएगा 4 वाले केस में आएगा, कोई भी देख लो, 4 3 7 6 4 10, आपको पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको ये दिख रहा है कि कोएफिशिएंट किसका पावर 11 बना रहा है, मतलब x का पावर कौन 11 बना रहा है, बस उसका कोएफिशिएंट मुझे लेना है, इसे सोचना है। अब ये 4 वाला मुझे किसी का दिख रहा है 8 चलेगा 8 4 ये नहीं दिख रहा है, ठीक है, 6 वाला दिख रहा है क्या, 6 वाला नहीं दिख रहा है। अब 4c3 ये देखो 4c4 x का पावर 8 और 7c1 x का पावर 3, ये दोनों दिख रहा है, 8 और 3 कितना आ जाएगा 11, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, लिख सकता हूँ 4c4 इंटू 7c1, ये आ गया आपका, प्लस उसके बाद और देखो और कोई है क्या, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12c2 और 7c1, देखो 8 और 3 क्या 11 दिख रहा है, तो ये भी आ जाएगा, कितना लिखूंगा मैं 7c1 इंटू 12c2, ये आ गया आपका, ठीक है, और कोई दिखेगा 6 नहीं दिख रहा है। अब मैं 3 टर्म्स वाले ले रहा हूँ, 3 टर्म्स वाले क्या क्या ले सकता हूँ, ये कितना है 6 3 टर्म्स वाले कौन कौन हो सकते हैं, एक बार चेक कर लो अच्छे से, ये आपका 6 आ गया, 6 तो इसमें आ ही गया, 6 4 10 6 4 10, ये भी नहीं आएगा, 4 3 7 7, और ये देखो ये आ गया आपका 4c2 x का पावर 4 7c1 x3 और 12c1, ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 मतलब 4 और 3 कितना 7 हो गया, और 7 और 4 कितना 11 आ गया, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ आपको 4c2 इंटू 7c1 इंटू कितना आ जाएगा आपका 12c1,
देखो अच्छे से, ये आ गया, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 11 का पूरा का क्या है, कोफिशिएंट है। अब इसको, इस टर्म को खोलना है, इसको मैं कैसे खोलूंगा, 4c1 का मतलब क्या, 4 ही होगा। इसका मतलब क्या है, हिंदी में समझना है तो इसका मतलब यह है कि चार अलग अलग चीजों में से किसी एक का सिलेक्शन, मतलब चार अलग अलग चीजें, तुम आओ तुम आओ तुम आओ, तो चारों आया, इसका मतलब क्या आएगा, 4 आएगा। ये ऐसे भी लिख सकते हो n फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल, ठीक है। इसको कैसे खोलेंगे, 7 इंटू 6 और क्या आएगा 5, और यहाँ पे कितना लिखूंगा 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 4c4 का मतलब क्या, 4c0 बोल सकते हो या 4c4 भी बोल सकते हो, इसका मतलब सिर्फ 1, इसको मैंने बता रखा है। 7c1 का मतलब सिर्फ 7, ये आ गया प्लस 7 और 12 इंटू क्या आ जाएगा आपका 11 इंटू 1 इंटू 2 और प्लस 4c2 का मतलब 4 इंटू 3 1 इंटू 2 इंटू 7 इंटू कितना आ जाएगा 12, बस ये कोफिशिएंट आपका लिख दो आप। 2 3 जा 6, 3 3 कैंसिल आउट हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4 आ गया आपका, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखता हूँ, कितना आ गया 28, ठीक है ना, यस 20, यानी 140 आ गया यहाँ पे, 140 प्लस ये कितना आ गया 7 और प्लस ये कितना आ गया 66 42, यानी 42 इंटू 11 और प्लस ये कितना आ रहा है आपका 84 इंटू 6, ये आ गया, इसमें कितना आ जाएगा 140 और प्लस 7 इंटू 42 इंटू 11 2424, कितना आ जाएगा 264, यानी 462 और प्लस 6 24 8 48 48 50 50, यानी 504, कितना आ गया, इसको जोड़ लो 504 और 140 और कितना आ जाएगा 462 और 7, कितना आ जाएगा 7 2 9 4 13 4 10 11 5 10 11, कितना आ गया 113 आ गया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो तीनों चीज इसमें हमको दिख रहा है कि किसी का आपको कोफिशिएंट को पूछना है, जैसे x का पावर 6 का ऑप्शन क्या होगा 4c3 होगा, ठीक है। आप बहुत सारे इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत सारी चीज x का पावर 6 ही नहीं, बहुत सारे मल्टीप्लाई होने के बाद भी 6 आएंगे, तो वो भी तो उसका कोफिशिएंट हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मिल सकता हूँ भी आएगा, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, और मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ। सेकंड में क्या है आपको, द कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है द कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ 1 प्लस x का पावर n प्लस 5 आर इन द रेशियो 5 रेशियो 10 रेशियो 14, देन n पूछा गया, n क्या होगा, ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए इज 5, ऑप्शन बी इज 7, ऑप्शन सी इज 6 एंड ऑप्शन डी इज 8, ठीक है। अब यहाँ पर कंसेक्यूटिव करने का मतलब ये है लगातार, मतलब जो भी इसका जो 1 प्लस एक्स टू दी पावर n प्लस 5 है, इसका जो 3 कंसेक्यूटिव टर्म होगा वो आपके रेशियो में दे रखा है, हमको वहां से n फाइंड करके निकालना है कि आखिर ये n क्या है, ये है। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो सॉल्यूशन केस में, यदि मैं 1 प्लस एक्स टू दी पावर n प्लस 5, ठीक है, इसका मैं यदि जनरल टर्म लिखूं तो क्या आएगा, पहले सोचते हैं। तो इसका जनरल मान लो टी आर प्लस 1 की बात करते, क्या लिखना है एन सी आर, एन यहाँ पर क्या है n प्लस 5 है, यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा n प्लस 5, और क्या लिखूंगा सी आर ही लिखूंगा, ठीक है। तो इसका 3 कंसेक्यूटिव टर्म निकालना है, यही तो जनरल टर्म मुझे बताता है, टर्म्स बताता है, फर्स्ट टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म क्या होगा, यही तो बताता है। यदि मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो मैं यहाँ पर चलो n प्लस 5 c1 की बात करता हूँ, इसके टर्म्स में लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 3 टर्म्स आर n प्लस 5 c1, ठीक है, सॉरी r रे एंड कोमा n प्लस 5 cr प्लस 1 n प्लस 5 cr प्लस 2, ठीक है। ये n प्लस 5 cr, क्योंकि ये तो बिल्कुल नहीं कर रहा है कि आपको कौन सा टर्म है चाहिए, सेकंड टर्म चाहिए कि थर्ड टर्म चाहिए, ये तो पता ही नहीं है, ये सिर्फ पूछा गया है कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स होगा।
अब 3 कंसेक्यूटिव टर्म में n+5 में तो बहुत सारे टर्म्स हैं, ठीक है, NC1 है, NC2 है, NC3 है, वो तो एग्जैक्ट नहीं बोला है कि आपको NC सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म ये चाहिए, बिल्कुल नहीं बोला, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव में हम कहीं से भी उठा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है n+5CR, n+5CR+1 एंड n+5CR+2, इसलिए मैंने इसको लिखा है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे ये क्या आपको रेशियो में दे रखा है, रेशियो का मतलब क्या, n+5CR+1, R सॉरी पहला तो आ रहा है R रेशियो n+5CR+1 रेशियो n+5CR+2 इक्वल टू ये क्या है आपके 5 रेशियो 10 रेशियो और 40। अब ये देखो, ये आप 10th में पहले से पढ़ चुके हो, सॉरी 8 में पढ़े हो, रेशियो वाले पढ़े हो आप प्रोपोर्शनल। तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ n+5CR+1 और क्या ले सकता हूँ n+5CR ले सकता हूँ। मैंने इसको लिखा, इसका मतलब 10/5 लिखूंगा यहाँ पे, 10/5 ये आ गया। एंड पहले इसको मैं सॉल्व करता हूँ, पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसका मतलब 10/5 का मतलब क्या, 2, सीधी सी बात है, ले सकता हूँ। और मैंने एक चीज बताया था, ये मैंने प्रॉपर्टी फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, प्रॉपर्टी केस में कोएफिशिएंट्स रिलेटेड NCR/NCR-1 जो होता है वो क्या होता है n-r+1/r, ठीक है। मतलब यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि NCR/NCR-1 जो होता है वो क्या मैंने बताया था प्रॉपर्टी n-r+1/r होता है, ठीक है। ये आप कैसे निकाल सकते हो, NCR का फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल, बस उसी को सॉल्व करके ये आपको आता है n माइनस r बाय n माइनस r+1 बाय r, ठीक है। ये आपका सेकंड स्टेप हो गया, इसलिए मैं सेकंड डायरेक्ट स्टेप पे जा रहा हूँ। यदि मैं फर्स्ट स्टेप पे चलूँ n फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ये यूज करूंगा, प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो थोड़ा सा आसान होगा, इजी पे में सॉल्व होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ n+5CR+1, तो क्या है आपका, ये आपका क्या है, क्या NCR है ना, यस, तो उसको कहाँ लिखा n+5CR और इसको मैंने ऊपर लिखा, यस। अब ये देखो NCR है, इसको मैं r+1 कर लूँ और यहाँ पे -1 कर लूँ, सोचो यहाँ पर मैंने क्या किया, r+1 किया -1 किया, तो इसको मैं जनरली r की तरह ट्रीट करूँ तो ये भी r है, तो r-1 दिख रहा है मुझे, देखो अच्छे से, वो देखो प्रॉपर्टी r/r-1 दिख रहा है, ठीक है। बस हमको ये यूज करना है, ठीक है, यूज कर लेते हैं। n क्या है यहाँ पे n+5 है, तो मिल सकता हूँ n+5 माइनस क्या है r कितना है, r तो आपका r+1 है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा r+1 विथ +1 बाय r, r का मतलब r+1 इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या लिखूंगा n+5 माइनस r विथ -1 और +1 बाय क्या लिखूंगा इधर r+1 इक्वल टू 2, माइनस और माइनस प्लस क्या कैंसिल हो गया, तो मुझे यहाँ पर क्या दिखा n माइनस r और +5 इक्वल टू 2r+2, क्रॉस का मैंने कर लिया, तो n इक्वल टू क्या दिखेगा मुझे 3r माइनस 3, तो मुझे n इक्वल टू क्या आ गया आपका 3r माइनस 3 आ गया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट। अब सेकंड की बात करूं तो सेकंड में मैं क्या ले सकता हूं, ये ले सकता हूं ना, ये ले सकता हूं n+5 CR+2 बाय n+5 CR+1 इक्वल टू क्या लिखूंगा 14/10 कितना 7 और 5, ये आ गया आपका, ठीक है। ये तो फर्स्ट इसके साथ लिखा, फिर इसके साथ भी तो लिखूंगा, तो ये आ गया आपका n+5 CR+2 बाय n+5 CR+1, 7 बाय क्या आ गया 5 आ गया काट के। अब मुझे यही प्रॉपर्टी इसमें भी हमको यूज करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं ऊपरले पार्ट को मिटा रहा हूँ, रेस कर रहा हूँ, ओके, इस पार्ट, ओके। तो ये क्या आ गया आपका, ये n माइनस r, n इसको लिख रहा हूं मैं n+5 विथ माइनस ऑफ r+2 आएगा, क्या आएगा r+2 विथ +1 बाय क्या लिखूंगा r+2, ठीक है। क्योंकि ये क्या है आपका r+2 लिखने का मतलब यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 2 और -1, देखो अच्छे से NCR/NCR-1, देखो वही लिख रहा है लिखने में, तो वही लिखा r का मतलब ये सॉरी n और माइनस r+2 बाय r+2, ये आ गया इक्वल टू कितना आपका 7/5 है, ये कितना आ गया 7/5, तो मैं क्या लिख सकता हूँ n+5 विथ माइनस r/2 +1 बाय r+2 इक्वल टू क्या लिखूंगा 7/5। अब मुझे क्या लिख सकता है n+5 पहले 5 छोड़ यहाँ पे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा -1 और 4, इसका मतलब ये क्या प्लस पहले -r+4 आ गया
बाई आर प्लस टू इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/5। देखो अच्छे से एक बार चेक कर लेते हैं। 5 में हो गया 3 और प्लस 1 सही है। n माइनस आर क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कितना है 5n माइनस 5r प्लस 20 इक्वल टू 7r प्लस 14, ये आ गया आपका। ठीक है, अब मैं उसको उधर कर लेता हूँ। तो 5n इक्वल टू कितना आ जाएगा 7r प्लस 5r और माइनस कितना आ जाएगा 20 इधर माइनस 6 यानी 5n इक्वल टू कितना आ जाएगा 12r माइनस 6, ये आ गया। हमको चाहिए क्या, n चाहिए, n ही चाहिए। चलो n का वैल्यू इसमें मैंने पुट कर देता हूँ, n का वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ, क्या दिखेगा मुझे, यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ। तो 5n का मतलब क्या आ जाएगा 3r माइनस 3 इक्वल टू 12r माइनस 6, तो ये क्या आ जाएगा आपका 15r माइनस 15 इक्वल टू 12r माइनस 6, ये कितना आ जाएगा 3r और इक्वल टू कितना 9 आ जाएगा यहाँ पे 6, तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे r का वैल्यू मुझे क्या दिखा 3 दिखा। अब इस r का वैल्यू मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ, कितना लिखूंगा मैं 3 इंटू 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा 9 माइनस 3 इक्वल टू कितना 6। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, मैं जितने टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है और सभी जेई रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। यदि इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर रहे हो तो आप सही डायरेक्शन में, मैं पहली बात बोल रहा हूँ। ठीक है, इससे हट के मतलब इस टाइप से हट के क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं पूछे जा सकते। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जनरली, आप देख सकते हो जाके। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चंस मैं यहाँ करवा रहा हूँ। पहले अपने से प्रैक्टिस करना है, अपने से सॉल्व हुआ तो ठीक है, अच्छी डायरेक्शन में अच्छे कर रहे हो। नहीं सॉल्व हुआ तो इसको देखो अच्छे से किस तरह से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, फास्ट। ओके, इसको मैं मिटा रहा हूँ। आप क्वेश्चन नंबर में 3 ले रहा हूँ। 3 देखो क्योंकि जनरल टर्म्स के रिलेटेड है तो मैं जनरल टर्म्स यही टॉपिक है यहाँ पे आपका। सेकेंड थर्ड नंबर में है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स क्यू माइनस 1 बाय एक्स क्यू टू द पावर, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर टू द पावर 15, द कांस्टेंट टर्म इज ऑप्शन ए यहाँ पे 15c9, ऑप्शन बी इज 0, ऑप्शन सी इज माइनस 15c9 और ऑप्शन डी इज 1। ठीक है, तो पहले क्वेश्चंस को समझ लेते हैं कि क्वेश्चंस में लिखा क्या गया है। रटना नहीं है, हमको समझना है। मैथ्स और फिजिक्स पढ़ने का सबसे 2 इंपॉर्टेंट बातें दिमाग में रखना है। क्या, 2 वर्ड, वाई और हाउ। वाई और हाउ के चक्कर में पढ़ोगे तभी मैथ और फिजिक्स समझ में आएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये है द कांस्टेंट टर्म, मतलब जब इसको पूरी तरह से एक्सपेंड करूंगा, कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है कि x का पावर 0 होना चाहिए या x नहीं होना चाहिए। x का पावर 0 का मतलब क्या, वहाँ x है ही नहीं, जो कोफिशिएंट है वही तो आपका कांस्टेंट टर्म है। समझ में आया, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कांस्टेंट टर्म का मतलब फ्री फ्रॉम x, जो भी टर्म्स हैं वो फ्री फ्रॉम x होने चाहिए, x से इंडिपेंडेंट होने चाहिए, वही आपका क्या है कांस्टेंट टर्म है। बस ये समझना है। ठीक है, अब देखो जहां भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप जनरल टर्म के बारे में सोचना है। किसके बारे में सोचना है, जनरल टर्म के बारे में को सोचना है कि इसका जनरल टर्म मैं किस तरह लिखूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ तो सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं इसको। तो यहाँ पर क्या है एक्स क्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 15। एक बार क्वेश्चन में देख लो सही तो है 1x क्यू। ओके ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैं इसका जनरल टर्म लिखने की कोशिश करूँ, क्या लिखूंगा TR+1 इक्वल टू NCR का मतलब क्या 15 और CR यहाँ पे आया और A एक्स क्यूब टू दी पावर 15 माइनस आर AN माइनस आर, ये क्या AN माइनस आर वही लिखा मैंने। फिर क्या 1 बाय एक्स स्क्वायर टू दी पावर R। देख लो अच्छे से, ये आपका क्या है जनरल टर्म। जहाँ भी आपको इंडिपेंडेंट ऑफ x बोला जाए या कांस्टेंट टर्म बोला जाए तो वहाँ पर आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जनरल टर्म लिखना है जो भी आपको दे रखा है, उसके बाद जो भी x का पावर आ रहा है उसको बराबर 0 कर देना है। क्यों, क्योंकि बराबर 0 करेंगे जो कोफिशिएंट है वही तो आपका कांस्टेंट है या इंडिपेंडेंट ऑफ x है, वही काम करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सोचो क्या लिखा हुआ है 15CR x का पावर 45 40 माइनस r और क्या आएगा -1 का पावर r और x का पावर -2r। तो यहाँ पर क्या लिखूँ 15CR यहाँ -1 का पावर r लिखता हूँ बाहर, x का पावर 45 माइनस क्या आ जाएगा r माइनस r, तो ये क्या आ जाएगा -1 का पावर r 15CR और x का पावर 45 माइनस 3r। ये कैसे मैंने लिखा, क्योंकि बेस क्या है आपका सेम है तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है, वही मैंने किया। क्योंकि माइनस के फॉर्मेट क्या आएगा माइनस में ही जुड़ेगा, ये आ गया। अब मुझे इंडिपेंडेंट चाहिए, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या, ये पूरा पार्ट क्या होना चाहिए आपको 0 होना चाहिए। इसका मतलब सीधे समझ में आ रहा है, यदि ये 0 हो जाएगा तभी तो टर्म से इंडिपेंडेंट होगा। इसका मतलब मैं इसको 0 कर रहा हूँ फॉर इंडिपेंडेंट या कांस्टेंट टर्म के लिए।
कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका 45 माइनस 3r इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा 45/3, कितना आ जाएगा 15। कुछ गड़बड़ रहा क्या, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, या तो 3 आ जाएगा, सॉरी यहाँ तो 3 आ रहा है ना, 3 यानी कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा ये आपका 5 आ जाएगा, तो 5 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है मुझे, TR9, इसका मतलब T9 प्लस 1 इक्वल टू -1 का पावर क्या आ जाएगा 9 और 15C9, मतलब 10th जो टर्म होगा इस एक्सपेंशन का एक्सपेंड करेंगे तो 10th टर्म जो होगा इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, इंडिपेंडेंट फ्रॉम x व्हिच इज 1 माइनस टू द पावर 15C9 इक्वल टू -15C9 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हमको सोचना है, मतलब फिर से मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझो, जहां पर आपको इंडिपेंडेंट फ्रॉम x लिखा हुआ है या इंडिपेंडेंट ऑफ x लिखा हुआ है, ये आपको कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है, तो आप जनरल टर्म निकालोगे और जो आपका x का पावर आएगा उसको बराबर 0 कर देना है, वहां से r आ जाएगा, वहां से r आने के बाद क्या आएगा 15, जो r यहाँ पर निकालना है, जो सी आर है कि वो कौन सा 15 में से कौन से ऐसे चीज को मैंने सिलेक्ट किया वो r है आपका, ठीक है, वो r निकल जाएगा, दिया गया कोफिशिएंट आ जाएगा इसका, बस यही सोचना है, बस इसी तरह काम करना है, जहां पर आपको ये वर्ड यूज हो या इंडिपेंडेंट वर्ड यूज हो जाए, ठीक है, जहां इंडिपेंडेंट वर्ड यूज होना चाहिए या कांस्टेंट टर्म यूज होना चाहिए, वहां पर x के पावर को 0 कर देना है, बस वहां से r आ जाएगा, ठीक है। इसको भी मिटा रहा हूं, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन इसी में, जो भी सेकेंड थर्ड जो भी हो, कि इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर -2 एंड x का पावर विथ -4, ये -4 है समझ लेना अच्छे से, -4 इन द एक्सपेंशन ऑफ x टू द पावर 1/3 और प्लस 1/2 x टू द पावर 1/3 इक्वल टू द पावर 18 वेयर x ग्रेटर देन 0 r m and n, ठीक है, respectively, then m by n is equal to option A is 5/4 and option B is 4/5, option C is 27 and option D is 182, ठीक है 182, यस। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वही है। फिर यहाँ पर देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंशन रिस्पेक्टिवली। अब देखो यहाँ पर ये समझो, जहाँ पर लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -2, ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले यहाँ इस टाइप का क्वेश्चन है, इस जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करवाया वो सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, वहाँ पर था आपका टर्म्स इंडिपेंडेंट था, या कहीं पर बोल दिया जाए कि आपको कोएफिशिएंट आपके उसकी इक्वल है, तो जनरल टर्म निकालो, जनरल टर्म निकालने के बाद जो भी आपके x का पावर है, ठीक है ना, वो इसके बराबर कर दो, ठीक है, तो वो टर्म्स निकल जाएगा जो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -2 होगा, समझ में आ रहा है। फिर दूसरा का भी x टू द पावर -4, वो क्या आपका m और n है, m और n निकालो, रेशियो निकालो, काम खत्म। देखो आप सॉल्यूशन यहाँ पर क्या है कि x टू द पावर 1/3 और प्लस 1/2 x टू द पावर 1/3 18 है आपका, ठीक है। इसका मैं जनरल टर्म लिखूँ तो जनरल टर्म क्या लिखूंगा tr+1, क्या लिखूंगा ncr, n का मतलब 18cr, ये आ गया n minus r, इसका मतलब क्या आ जाएगा x टू द पावर 1/3 और 18 minus r, और यहाँ पर क्या लिखूंगा 1/2 x टू द पावर 1/3 और 2 द पावर क्या आ जाएगा r। देखो अच्छे से, ये आपका क्या हो गया जनरल टर्म हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, x के बारे में सोच रहा हूँ, तो पहले 18cr इसको अच्छे से लिख लूँ। यहाँ पर कितना लिखा है 1/2 टू द पावर r, और यहाँ पर कितना आ जाएगा x टू द पावर 18 minus r/3, और x ऊपर जाएगा तो क्या आएगा -r/3 आ जाएगा, ठीक है। देखो अच्छे से, इसको -r/3 का मतलब क्या लिख सकता हूँ, सीधे सीधी x टू द पावर 18 minus 2r/3 लिख सकता हूँ, सीधा सीधी 2r/3 मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, पावर के बेसिस पे सेम कर रहा हूँ, ठीक है। आप सोचो यहाँ पर क्या बोला गया है, द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -2 क्या है आपका, ये हमको देखना है, तो वो आपका क्या है m है। इसका मतलब इसको हमको क्या बनाना पड़ेगा, इसका जो पावर है किसकी इक्वल करना पड़ेगा, इसकी इक्वल करना पड़ेगा, तब मुझे m निकलेगा, ठीक है। तो 4
यहाँ पर क्या आएगा 4 कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर माइनस 2। देन क्या लिख सकता हूँ आपको, देन लिख सकता हूँ कि जो आपके 18 माइनस 2r/3 है इक्वल टू कितना लिखूंगा -2 लिखूंगा, सीधी सी बात है। क्या लिखूंगा 18 माइनस 2r इक्वल टू -6, तो 18 प्लस 6 इक्वल टू 2r, तो r इक्वल टू कितना आएगा 24/2 इज 12, सो 12 r कब आया 12 आया। कब, जब x टू द पावर -2 है, इसका मतलब वो जो कोफिशिएंट है वो क्या है आपका m है, तो m निकाल लो यहाँ पे, सो m इक्वल टू क्या लिखूंगा 18cr, r का मतलब 12 और 1/2 का पावर 12, ये आ गया। देखो अच्छे से, अब जब 12 पुट करोगे तो 12 पुट करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि x टू द पावर -2 आ रहा है। देखो यहाँ आप ये भी दिखा देता हूँ, यदि मैं 18 माइनस 2 इंटू 12/3 करूंगा तो x पावर -2 आ रहा है, देखो आ रहा है, देखो आ रहा है, ये तो इसका कोफिशिएंट है भाई, बस ये काम करना है, देखो आप आ रहा है। अब मैं सेकंड क्या कर रहा है, आपको n चाहिए मुझे, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -4, तो सो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -4 की बात करूँ क्या लिखूंगा 18 माइनस 2r/3 इक्वल टू -4, सो 18 माइनस 2r इक्वल टू -12, तो 2r इक्वल टू कितना 30, तो सो r इक्वल टू कितना होगा 15। इसका कोफिशिएंट क्या निकल जाएगा 18c, यहाँ लिख लो जो आपका n है, तो 18c r का मतलब 15 और 1/2 टू द पावर 15, ये आ गया, ठीक है। यानी 18c 12 और n क्या आ गया 18c 15, 1/2 द पावर 15 आ गया। मुझे क्या चाहिए आपको, रेशियो चाहिए बाय n का, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख दूँ, चलो यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या आ जाएगा m/n का मतलब 18c 12 1/2 टू द पावर 12 बाय ये कितना आ रहा है 18c 15 1/2 का पावर 15, ये आ गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे ये आपको डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आपका डी आएगा, सॉल्व कर सकते हो। ये एनसीआर ये 18 फैक्टोरियल, ये आपको कर सकते हो क्या है 18 फैक्टोरियल बाय 12 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल, और ये क्या आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, कितना आएगा 1/2 का पावर 3 आएगा नीचे में, सॉल्व करोगे तो 182 है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस को प्रोसीड कर रहे हैं, समझना है, समझ से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि कहाँ क्या गया है, हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन आई डू दिस प्रॉब्लम। सो इसको मिटाओ, अच्छे से देखो, कहीं भी एक स्टेप भी नहीं छूटना चाहिए समझने में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ 5 जो भी है। अब यहाँ पे थर्ड टर्म्स आपको दे रखा है, द थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1/x प्लस x टू द पावर log ऑफ x टू द बेस 10, ठीक है। ये आपके पावर के फॉर्म में है, x टू द पावर log ऑफ x विथ बेस 10, ठीक है, ये लिखा हुआ है, और ये टू द पावर 5 है, और यहाँ पर x क्या आपका ग्रेटर देन 1 है, ये भी समझना है। यहाँ पर दे रखा है कि x ग्रेटर देन आपका 1 है, इज 1000 देन x इक्वल टू, यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे है 100 बी आपके 10 है, ऑप्शन सी आपका 1 है, ऑप्शन डी आपका 1/10 है, ठीक है। 1/10 का मतलब 1/10 है क्या, 1/10, ठीक है। अब यहाँ पे समझना क्या है, सबसे पहले कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो नेगलेक्ट हो जाएंगे। सी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, देखो अच्छे से, सी ऑप्शन कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही बता दिया गया कि x जो 1 से बड़ा होगा, ये ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। 1/10 होगा क्या, 1/10 का मतलब 3.16, इसका मतलब यहाँ 0, इसका मतलब 0 से और कम आएगा, ई ऑप्शन नहीं होगा, सीधी सी बात है। ऑप्शन या तो ये होगा या तो ऑप्शन बी होगा, ऐसे भी आप चूज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पहले से बता दिया गया कि x क्या होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए, तो ये दोनों तो ऑप्शन होगा ही नहीं, पहले का पता चल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोला गया थर्ड टर्म्स, तो सॉल्यूशन केस में क्या कर सकता हूँ कि थर्ड टर्म का मतलब T3, सीधी सी बात है, ये आपको पहले से पता है, और T3 का मतलब क्या लिख सकता हूँ T2 + 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये R + 1 है ना, TR + 1 का मतलब क्या 2T + 1, सीधी सी बात है। पहले एक चीज लिख लेता हूँ, मैं दिखाता हूँ जनरल टर्म्स इसका क्या लिखूंगा, पहले बताओ जनरल टर्म क्या लिखूंगा, TR + 1 क्या लिखूंगा, NCR, N का मतलब क्या 1/x टू दी, सॉरी NCR का मतलब NCR, पहले समझा रहा हूँ, समझना है उसके बाद बताना। NCR क्योंकि N का मतलब क्या 5, ये हो गया 5, CR 1/x
टू दी पावर 5 माइनस आर और क्या हो जाएगा x log ऑफ x टू दी बेस 10 और क्या दिख रहा है मुझे ये r दिख रहा है, ये आ गया। मुझे चाहिए यहाँ पे थर्ड टर्म चाहिए, यहाँ पर लिख रखा है मुझे थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म का मतलब क्या, r का वैल्यू मैं क्या रखूंगा कि ये थर्ड आएगा, 2 रखूंगा। यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ t2 + 1, सीधी सी बात है, तब तो ये थर्ड बनेगा। इसका मतलब ये t3 है और ये क्या आ जाएगा 5cr का मतलब ये क्या है 2 है, रखूंगा मैं 2 1/x टू द पावर कितना 5 - 2 और x टू द पावर log ऑफ x विद बेस 10 टू द पावर 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 या सॉरी 1000 है ना 1000 ये आएगा 1000। इसको सॉल्व कर लो। 5c2 का मतलब 5 × 4 1 × 2 ये क्या आपका 5c2 है। अब क्या लिखूंगा x टू द पावर क्या लिखूंगा ये 2 है ना, तो x टू द पावर -3 देखो ये में 5 - 2 है कितना आ गया 3, तो x टू द पावर -3 लिख सकता हूँ बिल्कुल। ये क्या लिख सकता हूँ x टू द पावर 2 log ऑफ x टू द बेस 10 इक्वल टू 1000, ये हो गया। अब यहाँ इसको सॉल्व करूंगा तो 2 × 4 और 5 × 10 ये आ गया। इसको क्या करूंगा x 2 ऑफ log ऑफ x टू द बेस 10 माइनस ऑफ क्या आ जाएगा आपका 3 है, ये आ गया। क्योंकि बेस से हमें तो क्या आ जाएगा पावर जुड़ जाएगा, ये जोड़ा तो यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा इक्वल टू 1000 का मतलब क्या 10 आएगा सॉरी 100 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 × 10 डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 1000/10 इक्वल टू 100, ये आ गया। अब ये सोचो यहाँ पे थोड़ा सा लॉ की प्रॉपर्टी भी यूज करनी पड़ेगी। आपको क्या यूज करना है, अब यहाँ पे सोचना क्या है कि यहाँ पर x है, ये यहाँ पर 100 है, यहाँ पे 10 है, तो ये log से बाहर कैसे आएगा पर ये सोचना है। यदि मैं दोनों तरफ log अप्लाई करूँ विथ बेस 10 के हिसाब से तो कुछ मुझे फायदा दिखेगा, ठीक है। तो मैं वो यहाँ पे वो काम करूँगा, लॉ की प्रॉपर्टी में वो यूज करूँगा जहाँ पर मुझे फायदा हो, ठीक है। तो जहाँ पर ये 10 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर मुझे 100 या 10 स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, 10 से रिलेटेड में ही है 10 स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा log ऑफ x बेस 10 के हिसाब से मैं सोचूंगा, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या दोनों तरफ क्या लगा रहा हूँ log ऑफ x मतलब log ऑफ x 10 बेस में और क्या देगा 2 log ऑफ x बेस 10 - 3 ये आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या दिखेगा मुझे ये और कुछ छूट भी रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। x तो है नहीं, x आ गया और क्या देगा log ऑफ 10 का स्क्वायर विथ 10, ठीक है। देखो अच्छे से मैंने ये रखा, ये आ गया। अब प्रॉपर्टी आप जानते हो, क्या जानते हो कि log ऑफ x टू द पावर m है, तो m बाहर आता है, क्या आता है m log ऑफ x आता है, ये पता है आपको। तो ये क्या आ जाएगा log ये पूरा पावर क्या आ जाएगा log से बाहर आएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 log ऑफ x बेस 10 माइनस ऑफ 3 और क्या आ जाएगा मुझे log ऑफ x विथ बेस 10 इक्वल टू 2, ठीक है। ये देखो अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर 10 विथ बेस 10 है, ये स्क्वायर है, ये 2 बाहर आएगा और log ऑफ 10 बेस भी सेम है, आपका नंबर भी सेम है, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है ऑलवेज। तो मैंने क्या किया 2 किया, सही है। अब देखो यहाँ पे मैंने हर बार बताया कुछ ऐसी चीजें हैं जो बार बार दिखाई दे रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, तो उस चीज को कुछ मान लो। तो यहाँ पर क्या लिखा है log ऑफ x बेस 10 है, इसको मैं y मान लेता हूँ, यस y मान लेता हूँ। तो लेट log ऑफ x टू द बेस 10 को मैं क्या मान लेता हूँ y ले लेता हूँ। तो जनरली मैं y नहीं लूँगा, सॉल्व करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ले लेता हूँ, ठीक है। तो 2y - 3 और क्या दिखेगा मुझे y इक्वल टू क्या आएगा 2 आया, इसको सॉल्व किया क्या है 2y स्क्वायर - 3y - 2 इक्वल टू 0। अभी मुझे क्या दिख रहा है क्वालिटी की इक्वेशन दिख रहा है, क्वालिटी के इक्वेशंस के दो रूट्स होते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो 2y स्क्वायर - 4y और प्लस y - 2 इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। इसको मैं लिखता हूँ 2y y - 2 और प्लस 1 y - 2, तो सो y - 2 और 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू एक 2 आया एंड y इक्वल टू -1/2 आया। दो आंसर आए इसके। अब बताओ, अब ये y क्या है कि y तो क्या है log ऑफ x विथ बेस 10 है, ये क्या है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू 2, तो log ऑफ x विथ बेस 10 इक्वल टू 2, तो x क्या लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100, ये आ गया, ठीक है। यदि मैं y इक्वल टू -1/2 लिखूँ तो क्या है log ऑफ x विथ बेस 10 इक्वल टू -2 है, तो x इक्वल टू 10 का पावर -2, ये तो x क्या आ रहा है लेस देन 1, लेस देन क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ये x क्या आ रहा है लेस देन 1 आ रहा है, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो सकता है 100, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो अच्छे से इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। कुछ मैंने लॉ की प्रॉपर्टी यूज किया, बस मैंने लॉ की प्रॉपर्टी पढ़ा दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हो, डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। मैंने पूरी तरीके से लॉ की प्रॉपर्टी यूज किया और साथ में मैंने जो कंसेप्ट जो जनरल टर्म्स के थे मैंने वो यूज किया, बस और कुछ यूज नहीं किया है, ठीक है। बस मैंने आगे बढ़ा, आंसर आ गया, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखो अच्छे से
अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ इसी बेस पे, क्योंकि जनरल टर्म्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कुछ न क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 6 if the second term in the expansion of यहाँ 13 है, रूट ऑफ a प्लस a रूट ऑफ विथ माइनस a टू द पावर n इज 14 a का पावर 5/2, then the value of nc3 by nc2, ठीक है। nc3 is ऑप्शन a 4, ऑप्शन b is 3, ऑप्शन c is 12 एंड ऑप्शन d is 6। अब यहाँ पे सोचना क्या है, बस वही चीज है, जनरल टर्म्स का ही क्वेश्चन है। वो सोचना यहाँ पे क्या है कि जो मुझे पूछा गया बस उसके बारे में को सोचना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंड टर्म, इसका मतलब r का वैल्यू कितना होना चाहिए 1, सीधी सी बात है। तो मैंने जनरल टर्म लिखता हूँ पहले r+1 NCR और ये n क्या आपका n ही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, और r तो यहाँ पर क्या है 13 टू द पावर 13, ये कितना आ जाएगा n माइनस r, और कितना आ जाएगा a और a का पावर 1/2 विथ माइनस साइन के साथ टू द पावर क्या आ जाएगा r आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ a के फॉर्मेट में, क्या लिखूंगा, ये आपका जनरल टर्म हो गया पूरा का, तो NCR a का पावर n माइनस r बाय 13 आ जाएगा, 1/13 ही तो है, ठीक है, 13 का रूट है, ये कितना आ जाएगा a, और ये क्या है बेस में है, ये क्या है डिवीजन के फॉर्म में है, और a बेस क्या है सेम है आपका, तो पावर क्या आ जाएगा आपका घट जाएगा, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, कितना आ जाएगा 3/2 टू दी पावर r, सही है, देखिए अच्छे से ये आ गया आपका। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसमें सकता हूँ NCR a का पावर n माइनस r बाय 13 और प्लस 3r/2, ये सही है, देखो अच्छे से। तो मुझे चाहिए क्या, सेकेंड टर्म चाहिए, तो सेकेंड टर्म के लिए r का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 1, तो r का वैल्यू मुझे 1 रखूंगा, तो t1+1 इक्वल टू t2, इसका मतलब ये क्या आपका NC1 आ जाएगा आपका, NC1 और a का पावर n माइनस 1/13 और प्लस 3/2, ये आ गया आपका, सीधी सी बात है, समझ में आया, ये आ गया। तो ये क्या है सेकेंड टर्म किसकी इक्वल है, इसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल है, तो a टू द पावर 5/2 कोफिशिएंट को बराबर, मतलब a वाले टर्म्स को मैं बराबर करूं तो मुझे यहाँ पर क्या मुझे मिलेगा n मिल सकता है, या मैं NC1 को मैं इसके बराबर करूं तो सिर्फ 14 मिलेगा, तो मैं सबसे पहले इस वाले टर्म्स को मैं बराबर करके देखता हूँ क्या आता है, तो 4 n माइनस 1/13 और प्लस 3/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 5/2, ये आ गया आपका 5/2, n माइनस 1/13 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/2 माइनस 3/2 कितना आ जाएगा n माइनस 1/13 इक्वल टू 2/2 टू कैंसिल, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, सीधी सी बात है। और यहाँ से भी आपको 14 ही मुझे मिलता है, NC1 का मतलब क्या होता है n होता है, तो NC1 का मतलब 1, n इक्वल टू कितना 14 दिख रहा है, और ये लिखा है, इसका मतलब कंपेयर करूंगा तो n का वैल्यू कितना 14 दिखेगा, और इसके साथ भी कंपेयर करूंगा a का पावर के साथ भी, तो वहां भी 14 ही मुझे नजर आएगा, ठीक है। तो जो आपको आसान लगे वो कर लो आप। यदि मुझे यहाँ पे NC5 रहता लेट अस सपोज, ठीक है, सपोज दैट, तो इसके इक्वल करते तो वहाँ थोड़ा सा लेंथी हो जाता, लेंथी, लेकिन जब पावर आप करोगे इक्वल तो वहाँ तो आपको जल्दी आ जाएगा, इसलिए मैंने ये प्रोसेस चुना आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए, ठीक है। इस प्रोसेस में यदि NC5 है तो लेंथी हो जाता है, NC1 तो ईजी है, ईजी के हिसाब से चल रहे, ठीक है। तो मुझे N14 मुझे आ चुका है, मुझे वैल्यू किसका निकालना है NC3 का, NC3 बाय NC2, ये मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है, क्या लग रहा है देखो अच्छे से, NCR बाय NCR माइनस 1 क्या होता है n माइनस r प्लस 1/r, देखो अच्छे से। तो मुझे क्या दिख रहा है NC3 NCR बाय NCR माइनस 1, यानी 3 माइनस 1 करूंगा तो 2 ही दिखेगा, ये क्या दिख रहा है n माइनस r प्लस 1, ये आप लिख लो आप, n का मतलब n माइनस r, r का मतलब कितना 3 और प्लस 1/3, ये आ गया n माइनस 2/3, आखिर n क्या है, n तो मैं निकाल चुका हूँ 14, तो कितना निकलेगा 14 माइनस 2/3, तो सो 12/3, सो 4 ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस ए, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना विथ प्रोसेस, मैंने विथ प्रोसेस किया, एक भी स्टेप मैंने मिस नहीं किया, स्किप नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मुझे समझाना है, ठीक है। यदि फास्ट सॉल्व करोगे तो बहुत स्टेप में मिस कर सकता हूँ, स्किप कर सकता हूँ,
लेकिन यहाँ पे सीखना है, मुझे सिखाना है, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। वन टू थ्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि द कोएफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन, क्योंकि ये पूछ रखा है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है इसलिए करवाया जा रहा है। x by x plus 1 by x to the power 2 by 3 minus x to the power 1 by 3 plus 1 with minus of x minus 1 by x minus x to the power 1 by 2 दिया गया to the power 10 is, ठीक है। ऑप्शन इसके हैं A 210, ऑप्शन B है इसके 105, ऑप्शन C है 70, ऑप्शन D है 102, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखने से थोड़ा सा कैसा लगता है, सबसे पहले सोचना है इसमें कि ये जो x टू द पावर 2 by 3 x टू द पावर 1 by 3 प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पर x माइनस 1 by 2 दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इसको देखने से कुछ फील होता है, जब 9 10 अच्छे से आप कर रखे हो, इसको देखने से कुछ फील होता है, बिल्कुल होता है। वो देखो आप क्या फील होता है। सॉल्यूशन केस की बात करता हूँ मैं। यहाँ पर क्या है, x प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 2 by 3 और माइनस x 1 by 3 प्लस 1 माइनस ऑफ x माइनस 1 बाय x माइनस x 1 by 2 टू द पावर 10, ठीक है। आप सोचो यहाँ पे, यदि यहाँ पर क्या है x प्लस 1 है, तो सबसे पहले मैं सोचूंगा क्या कि इसको x प्लस वाई के फॉर्मेट में मैं लाऊं, ठीक है, x प्लस वाई के फॉर्मेट में, ठीक है। अब यहाँ पे सोचो, यहाँ पर x प्लस 1 है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्यों लिखूंगा, नीचे को देखते हुए अपने मन से नहीं करना है, ऐसा काम करना है जो इजी हो जाए, ये इजी में चला जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x प्लस 1 को मैं x टू द पावर 1 by 3 टू द पावर 3 और प्लस 1 भी लिख सकता हूँ। देखो जैसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x प्लस 1 को लिख सकता हूँ x टू द पावर 1 by 3 का होल पावर क्यूब और प्लस 1 क्यूब, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये क्या दिख रहा है मुझे, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मेट दिख रहा है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये भी होता है। और दूसरा फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दोनों ही फॉर्मूले होते हैं। तो मैं किसको यूज करूंगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर यूज करूंगा, ठीक है, ये यूज करूंगा। देखो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। तो मैं यहाँ पे इस x प्लस 1 की जगह मैं इस चीज को रख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं रख रहा हूँ x टू द पावर 1 by 3 प्लस 1 और क्या दिख रहा है मुझे, x टू द पावर 2 by 3 माइनस x पावर 1 by 3 प्लस 1 बाय ऑफ x 2 by 3 माइनस x 1 by 3 प्लस 1, ये आ गया आपका विथ माइनस। अब सोचो ये कुछ क्या दिख रहा है क्या, ये x माइनस x टू द पावर 1 by 2 है, ये कुछ दिख रहा है क्या। अब इस चीज को बताओ, x माइनस 1 है, इसको भी मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, x 2 का होल स्क्वायर या सॉरी 1 by 2 स्क्वायर माइनस 1, x 1 by 2 का होल स्क्वायर लिखूंगा तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब क्या, a माइनस b इंटू a प्लस b, सो 1 माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। इस तरह भी आप सोच सकते हो। तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ, x टू द पावर 1 by 2 माइनस 1 और क्या लिख सकता हूँ, x टू द पावर 1 by 2 प्लस 1, बिल्कुल सही है। और यहाँ x टू द पावर 1 by 2 में कॉमन भी तो ले सकता हूँ, कॉमन ले लूंगा तो x टू द पावर 1 by 2 माइनस 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कटेगा, इसलिए मैं कॉमन ले रहा हूँ, ये आ गया। तो यहाँ पर कैंसिल क्या हो रहा है मुझे दिख रहा है, ये और ये कैंसिल हो रहा है और ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर बचा क्या है आपका, x टू द पावर 1 by 3 प्लस 1, ये आ गया विथ माइनस ऑफ, ये से डिवाइड चला जाएगा तो 1 प्लस x टू द पावर माइनस 1 by 2 आएगा, ठीक है। और पावर 10 है क्या, यस 10 तो है, ये आ गया। अब मुझे x टू द पावर 1 by 3 और माइनस ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है, कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस x टू द पावर माइनस 1 by 2 टू द पावर 10, ये बचा। ये क्या बच गया, n x माइनस वाई का फॉर्मेट आ गया, बस वही काम करना है। पूछा क्या गया आपको, इंडिपेंडेंट, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, जनरल टर्म लिखना है, लिख लो। तो क्या लिख सकता हूँ, टी आर प्लस 1,
क्या लिखूंगा एनसीआर, एनसीआर का मतलब 10CR, और क्या लिखूंगा x टू द पावर 1/3 टू द पावर 10 माइनस r और विथ माइनस ऑफ x माइनस 1/2 सॉरी 1/2 टू द पावर r। ये आ गया आपका, ये देखो आप एनसीआर a टू द पावर n माइनस r b का पावर r, ये आ गया आपका जनरल टर्म। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 10CR x टू द पावर 10 माइनस r/3 और x टू द पावर माइनस r/2 टू द पावर 1 माइनस r, ये आ गया। हम इसको अभी क्या पावर क्या है, सॉरी बेस क्या है, सेम है तो पावर क्या जुड़ जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं सीधा लिखता हूँ फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ x जो है, तो मैं लिख सकता हूँ 10 माइनस r/3 माइनस r/2 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 0, सीधी सी बात है, ये आएगा। क्या लिख सकता हूँ 10 माइनस r/3 इक्वल टू r/2, क्रॉस कर लूँ 20 माइनस 2r इक्वल टू 3r, क्या जाएगा 5r इक्वल टू 20, तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। सो r का वैल्यू क्या है 4 हो गया। इसका मतलब r का वैल्यू 4 है, इसका मतलब वो टर्म के क्या होगा फिफ्थ टर्म, इसका मतलब फिफ्थ टर्म जो होगा इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, तो मुझे वही तो निकालना है। इसका मतलब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ t 4 + 1, तो इसका मतलब 10C5 ये आ जाएगा, 10C4 आएगा ना, इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ फिफ्थ टर्म, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ T5 4 + 5 10C4, ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, और -1 का पावर क्या है, ये तो 4 है, इसका ऑलवेज पॉजिटिव क्या आएगा 10C4 आंसर, क्या आएगा 10C4 का मतलब क्या लिख सकता हूँ 10 × 9 × 8 × 7 बाय 1 × 2 × 3 × 4, 3 3 जा 9, और क्या लिख सकता हूँ 2 4 जा 8, 4 4 कैंसिल, 7 3 जा 21 और ये 10 भी है 210, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोचना है और समझना है, देख लो अच्छे से। ठीक है, ये मैंने क्यों किया, इस चीज़ को आपको याद भी रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको दिमाग में रखना भी है कि ऐसा कुछ आए, ठीक है, तो मुझे ऐसा करना है, ऐसा कुछ आए तो मुझे ऐसा करना है। यदि आप जनरल टर्म डायरेक्ट लिखते तो वहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व हो पाता बिल्कुल, लेकिन वहाँ होता क्या कि आपको लेंदी हो जाता है, यहाँ पर आके फंस जाता है, ये चीज़ यहाँ के फंस जाता। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले इसको तोड़ने की कोशिश किया, कि इसके फॉर्मेट में कैसे लिख सकता हूँ, बस इसको यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो मुझे पहले इसको तोड़ना है कि इसको हटा लूँ। ठीक है, फिर x और y के फॉर्मेट में मैं ले आऊँ, x - y या x + y, x + a टू द पावर n, x - a टू द पावर n, इस फॉर्मेट में मुझे लाना है। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ इसका, नाइन नंबर जो भी है 8 लिया 9, यहाँ पर लिखा हुआ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ इन द इंडिपेंडेंट ऑफ x, द g ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म independent of x in the expansion क्या एक्सपेंशन में x sin अल्फा और प्लस x इनवर्स cos अल्फा टू दी पावर 10, अल्फा बिलोंग्स टू रियल, ऑप्शन इज 2 का पावर 5, ऑप्शन बी इज 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, ऑप्शन सी 10 फैक्टोरियल 2 का पावर 5 × 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, एंड ऑप्शन डी इज नन। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, इसमें क्या करना, द ग्रेटेस्ट वैल्यू द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, कंसेप्ट क्या है सेम लगना है, कंसेप्ट वही लगेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब x का पावर 0, सीधी सी बात है, ये x जो जनरल टर्म में x का आएगा उसको बराबर 0 कर देना है, वहां से जो r आएगा, वहां से जो कोफिशिएंट आएगा वही तो टर्म क्या आपका इंडिपेंडेंट है, बस वही काम करना। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, अब यहाँ पे मैं जनरल टर्म लिखता हूँ इसका, तो TR+1 लिखूंगा, क्या लिखूंगा NCR का मतलब 10CR, और क्या लिखूंगा x sin अल्फा टू दी पावर क्या लिख सकता हूँ 10 - r, और क्या लिखूंगा x टू दी इनवर्स cos अल्फा टू दी पावर r, कोई दिक्कत, मतलब NCR a का पावर n - r और b का पावर r, ये आ गया। अब यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है 10CR x टू दी पावर क्या लिखूंगा 10 - r, ये बात होता है, ये कितना हो जाएगा sin अल्फा टू दी पावर 10 - r और x टू दी पावर -r और cos
अल्फा टू दी पावर क्या आ जाएगा, आर आएगा। अभी बताओ ये एक्स एक्स यहाँ पे क्या है, सेम दिख रहा है मुझे, बेस तो सेम है यानी पावर जुड़ेगा, इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ इसको मैं 10 सी आर एक्स पावर 10 माइनस आर, इसका मतलब 2 आर माइनस आर विथ माइनस आर माइनस 2 आर। और मैं क्या लिख सकता हूँ साइन अल्फा का पावर 10 माइनस आर और कॉस अल्फा का पावर आर। अब वही वर्ड यूज हो रहा है कि इंडिपेंडेंट है, ये वर्ड फिर से यूज हो रहा है फ्रॉम या ऑफ एक्स फ्रॉम से। तो फॉर इंडिपेंडेंट फॉर इंडिपेंडेंट के लिए ये x का पावर क्या आ जाएगा 0, इसका मतलब 10 माइनस आर 2 आर इक्वल टू 0 आ गया, तो r इक्वल टू क्या आएगा 10 बाई 2 इक्वल टू 5, ये 5 आ गया। इसका मतलब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ 10c5 x का पावर खत्म साइन अल्फा टू दी पावर 10 माइनस 5 और कॉस अल्फा टू दी पावर 5, ये बात तो सही है। इसका मतलब 10 माइनस 5 का मतलब क्या है 5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 5, ठीक है। अब ये क्या आपका 10c5 का मतलब क्या 10 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये बात होता है यानी ncr बाई n माइनस r का फैक्टोरियल और क्या r का फैक्टोरियल क्या है n माइनस r का फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल, ठीक है, और n माइनस r फैक्टोरियल, ये समझना अच्छे से, मतलब n फैक्टोरियल बाई n माइनस r का फैक्टोरियल r फैक्टोरियल आ गया। अब ये साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा का होल पावर 5, ठीक है, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा का होल पावर क्या आ जाएगा 5 आएगा, बिल्कुल, क्योंकि पावर क्या आपका सेम है तो दोनों को मैंने क्या किया क्लब कर लिया, ठीक है। अब ये सोचो दिमाग लगाओ, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये वर्ड यूज किया गया है ग्रेटेस्ट वैल्यू। अब यह सोचो कि ये साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा है, तो इसको मैं क्या अपने फॉर्मूले की यूज कर सकता हूँ, क्या यूज कर सकता हूँ कि साइन 2 अल्फा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, बिल्कुल। और ग्रेटेस्ट होने के लिए साइन 2 अल्फा को ग्रेटेस्ट मतलब ग्रेटेस्ट होने के लिए उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, पक्की बात है, ठीक है। इसका मतलब मैं यदि मैं यहाँ से करूँ क्या 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पूरे में, तो ये क्या आ जाएगा 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा टू द पावर 5, इसका मतलब 2 का पावर 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो नीचे में मुझे क्या करना पड़ेगा 1/2 का पावर 5 से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल, तब बैलेंस हो पाएगा, सही है। अब ये मैं जानता हूँ कि ये क्या होता है, ये क्या होता है साइन 2 अल्फा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 10/5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर एंड गेट क्या जाएगा साइन 2 अल्फा टू द पावर 5, ये देखो सही है, क्योंकि साइन 2 अल्फा 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या होता है साइन 2 अल्फा, और ये क्या होगा 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, एगो तो बच रहा है 1/2 का पावर 5 भी तो बच रहा है 1/2 का पावर 5। आप सोचो अब ग्रेटेस्ट होने के लिए साइन 2 अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, क्योंकि साइन अल्फा हो साइन 3 अल्फा हो कुछ भी हो तो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1 होता है। तो फॉर ग्रेटेस्ट मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ फॉर ग्रेटेस्ट 10 साइन 2 अल्फा इक्वल टू 1, देन गेट द आंसर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका सिर्फ यही आएगा, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 10 फैक्टोरियल होगा ना, यहाँ 10 फैक्टोरियल बाई 5 का होल स्क्वायर 1/2 का पावर 5, ये आंसर आ गया, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो ये भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको समझना है कैसे आया, मैंने एक्सप्लेन किया, ब्रीफ मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से, ठीक है। और हर टाइप को देखो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया, जितने भी क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ इधर उधर का नहीं, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, इतना मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा कि किसी टाइप का क्वेश्चन आए जेईई मेंस में या जेईई एडवांस में या वेबजी में, तो आप उसको आसानी से डील कर सकते हो फास्टली, लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद भी करना है, सिर्फ इसको देखने से कुछ फायदा तो नहीं है, प्रैक्टिस भी करना है ताकि स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ सके, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, if the coefficient of, पहले ये लेते हैं कि if the ninth term in the expansion is, थोड़ा सा ये लेंदी है, उसको देखना है, expansion of 3 to the power log of
3 रूट अंडर 25 टू द पावर x माइनस 1 और प्लस 7 रूट से 12 मेरे हिसाब से रूट के अंदर ये समझ में आ रहा है रूट से 12 के अंदर रूट के अंदर ये आ गया आपका ये आपका है। और नीचे में क्या है प्लस 3 टू द पावर माइनस 1/8 log ऑफ 3 टू द पावर 5x प्लस 1 और सॉरी माइनस 1 और प्लस 1 टू द पावर ये सॉरी पावर का पूरा में पावर 10 ठीक है इज इक्वल टू 180 एंड x ग्रेटर देन 1 देन x इक्वल टू ऑप्शन ए log of 5 with base 10 option B log of 15 with base 5 option C log of 15 base E option D is none इसको समझना है एक बार क्वेश्चन चेक कर लो फिर से यस 3 बेस 3 log 25 x minus 1 plus 7 यस सही है और 3 to the power minus 1/8 log 3 और to the power x minus 1 plus 1 और to the power ठीक है ये थोड़ा सा देख लो देखने में बहुत लेंदी लग रहा है और भयानक लग रहा है बड़ा बहुत बड़ा है लेकिन यहाँ पर क्या है ये शॉर्ट क्वेश्चन है मतलब इजी क्वेश्चन है लेकिन बशर्ते आपको लॉग की प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए यदि लॉग की प्रॉपर्टी याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा लेंदी लगेगा और डिफिकल्टी लगेगा ठीक है लेकिन लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता है तो आप इसको आसान भाषा में यूज कर सकते हो आसान चीज भी यूज कर सकते हो फिर लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पर समझ लेते हैं तो प्रॉपर्टी ऑफ लॉग कहता है क्या है कि यदि मैं 3 log x बेस 3 की बात करूँ 3 का पावर log ऑफ x बेस 3 की बात करूँ यदि मुझे बेस सेम है ये बेस और ये चीज़ सेम मुझे चाहिए मतलब 3 और ये 3 यदि a है तो यहाँ पे a होना चाहिए यहाँ पर b है तो यहाँ भी b होना चाहिए यदि ये दोनों सेम मुझे दिख रहा है तो ये जो होता है उसके इक्वल हो जाता है बस ये दिमाग रखना है पहला प्रॉपर्टी दूसरा प्रॉपर्टी क्या है यदि log m ये आपका n लिखा हुआ है यानी n log m लिखा हुआ है मल्टीप्लाई केस में तो मैं इसको लिख सकता हूँ log m का पावर n आप यूज कर सकते हो ये दोनों एक तरह का रिवर्स भी है यदि log m टू द पावर n है तो आप n log m लिख सकते हो या n log m है तो log m टू द पावर n लिख सकते हो ठीक है जो आपको इजी लग रहा है मतलब इजी वे में सॉल्व होगा उसके हिसाब से आपको इसको यूज कर सकते हो इंटरचेंज भी कर सकते हो ठीक है तो आप यहाँ पे सोचो यहाँ पे ये 3 है यहाँ भी 3 है इसका मतलब ये चीज़ तो बाहर जाएगा सीधी सी बात इसका मतलब ये चीज़ तो बाहर जाएगा पक्का बात ठीक है एक बार फिर से देखो क्वेश्चन में क्योंकि रूट पूरे में है कि रूट यहीं तक है ये मुझे पता नहीं चल रहा है लेकिन चलो ठीक है सॉल्व करते हैं और अब यहाँ पे देखो ये क्या दिख रहा है मुझे ये 3 दिख रहा है लेकिन ये चीज़ बाहर में इसका मतलब मैं इसको यहाँ भी लिख सकता हूँ ठीक है -1/8 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बिल्कुल देखो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में यूज करता हूँ ठीक है तो मैं इसको बना रहा हूँ तो ये दोनों सेम मुझे दिख रहा है ये 3 क्या दिख रहा है बेस मुझे सेम दिख रहा है इसलिए मैं ये लिखूंगा लॉ की प्रॉपर्टी से सो क्या लिख सकता हूँ रूट अंडर सॉल्यूशन कह सकता हूँ रूट अंडर 25x -1 सॉरी यहाँ पे x -1 प्लस 7 ये आ गया आपका टू दी पावर सॉरी पावर नहीं है और प्लस अब ये चीज़ तो यहाँ पे आएगा इसका मतलब 3 सेम होगा तो इसको क्या लिखूंगा 5x -1 और प्लस 1 टू दी पावर -1/8 और क्या आ जाएगा 10 आएगा ये आ गया देखो अच्छे से ठीक है ये आ गया पक्का अब मैं इसको क्या लिखूंगा क्या लिखा है 9th टर्म की बात कर रहा है 9th टर्म तो 9th टर्म का मतलब क्या है इसका डिलीट टर्म लिखूंगा tr+1 तो क्या लिखूंगा 10cr क्या है रूट 25x -1 प्लस 7 और क्या n r -r ये आ गया और 5x -1 और प्लस 1 -1/8 और टू दी पावर क्या आ जाएगा r आएगा ये बात होता है ठीक है तो मुझे क्या चाहिए 9 टर्म चाहिए तो 9 होने के लिए r का वैल्यू कितना होना चाहिए 8 r का वैल्यू कितना 8 होना चाहिए तो पहले क्या लिख सकता हूँ t8+1 इक्वल टू t9 इक्वल टू 10c8 ना 10c8 और क्या लिखूंगा रूट अंडर 25 टू द पावर x -1 और प्लस 7 टू द पावर कितना 10 - 8 इसका मतलब स्क्वायर आ जाएगा 10 - 8 का मतलब क्या स्क्वायर आएगा और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 5x -1 प्लस 1 टू द पावर -1/8 और क्या आ जाएगा 8 आएगा यहाँ पे देखो अच्छे से 8 तो आएगा अब बताओ ये किसके इक्वल है वो इक्वल है किसके कहाँ गया 180 के 180 इक्वल है समझ लो अच्छे से ये आ गया अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 10c8 ये क्या आ जाएगा ये स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर है ये रूट में इसका मतलब ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा 25x -1 प्लस 7
ये आ गया आपका इंटू, ये मैं कर सकता हूँ 5x माइनस वन प्लस वन टू दी पावर माइनस वन, बिल्कुल ही सकता हूँ। एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस वन बाई एट, ये ना माइनस वन बाई एट, यस माइनस वन बाई एट, ठीक, ये आ गया आपका इक्वल टू कितना आ जाएगा 180। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ 10c8, 10c8 का मतलब क्या है 10c2 भी है, 10c2 मतलब 10 में से 8 को नहीं लेने का जो मतलब जो सिलेक्शन होगा, सॉरी 10 में से 8 को लेने का जो सिलेक्शन होगा वो 10 में से 2 को नहीं लेने का सिलेक्शन होगा। मतलब 10 में से मैं 2 को नहीं ले रहा हूँ और 8 को किसी को ले रहा हूँ, तो 10c2 जो होगा 10c8 के इक्वल होगा, बिल्कुल है। यानी NCR इक्वल टू क्या लिख सकते हैं NCN माइनस R, मतलब 10 में से 8 को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब 10 में से मैं 2 को छोड़ रहा हूँ, तो तरीका वही होगा जो तरीका 10 में से 8 को सिलेक्ट करने का होगा, समझ आ रहा है। इसलिए 10c8 को मैं 10c2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 10c2, ठीक है 10c2 ये आ गया, और कितना आ जाएगा 25x माइनस वन और प्लस 7, और कितना आ जाएगा 5x माइनस वन और प्लस वन टू दी पावर माइनस इनवर्स इक्वल टू 108, ठीक है। और इतना मैं लिख ही रहा है। 10c2 का मतलब क्या है 10 इंटू 8, 10c2 मतलब 10 इंटू 9 ना, 1 इंटू 2, 2 5 ज़ा 10, ये आ गया। मतलब 10c2 8 का मतलब मैं यहाँ भी लिख देता हूँ 10c2, याद रखना है इस चीज़ को, क्यों, क्योंकि NCR जो होता है वो NCN माइनस R के भी इक्वल होता है, इसको भी जब बोलता है मैंने बता रखा फर्स्ट लेक्चर, ये आ गया। इसका मतलब कितना आ गया 180, 9 5 ज़ा 45, तो कितना आएगा 25। अब तो सोचो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 25, ठीक है, और दोनों सेम ही है क्या, दोनों सेम ही है क्या, यस। यहाँ पर क्या है 25 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको सोचना क्या है, ये तो 45 है, चलो ठीक है, इसको मैं 5x का होल स्क्वायर बाई 5 लिख सकता हूँ। देखो अच्छे से, यदि मैं 5 यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सोचो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ 25x माइनस 5 है, तो 5 का स्क्वायर करूँगा क्या आ जाएगा 2x, या मैं x लिख लूँ कोई दिक्कत नहीं, तो 2x माइनस 1 आएगा, बिल्कुल देखो अच्छे से। यानी मैं इसको क्या करूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर टू दी पावर x माइनस 1, क्या लिखूंगा 5 2x माइनस कितना लिख सकता हूँ 1, सॉरी 2 ना, ये तो 25 आ जाएगा, सीधी सी बात है। यानी 5 का स्क्वायर, यानी 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, इसको ये वही चीज़ लिखा हुआ है जो 25 पावर x माइनस 1 है, देखो अच्छे से। यानी 5x का स्क्वायर क्या आएगा 25x, और नीचे में क्या है माइनस 1 है, तो नीचे तो 25 आएगा बिल्कुल, और प्लस क्या है 7 है, ये आ गया 7। और मैं सुन सकता हूँ क्योंकि इन्वर्स के फॉर्म में तो 5 का पावर x, और ये कितना आ जाएगा नीचे में 5 आएगा, और क्या आएगा प्लस 1 इक्वल टू 180/45। सॉल्व करो कितना आ जाएगा 5 चौक 20 4 चौक 16, 4 आएगा, ये आ गया। मैंने हर बार बोला है कुछ ऐसी चीज़ें जो बार बार दिख रही हैं उसको y मान लो, तो 5 का पावर x को मैं क्या लिख सकता हूँ y लिख सकता हूँ, तो y ले लो, तो मैं लिख सकता हूँ लेट 5 का पावर x को मैं y ले लेता हूँ, क्या दिखेगा y स्क्वायर बाई 25 और प्लस 7, ये आ गया आपका, इंटू 1 बाय y प्लस 5 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, ये आ गया आपका। अब मैं इसको लिख सकता हूँ y स्क्वायर बाई 25 प्लस 7, और ऊपर क्या चल जाएगा 5, और नीचे में y प्लस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखो अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है, ये आ गया मुझे। अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ अच्छे से, देखो अच्छे से, इसको मैं थोड़ा सा रीच कर रहा हूँ, ठीक है 1 2 3, तो मुझे कितना मिला यहाँ पे मिला y स्क्वायर बाई 25 प्लस कितना ही वो 7 है, और क्या आया 5 बाई y प्लस 5 है ना, यस 5 इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है, ये मुझे दिख गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 25 इंटू 7, 7 से 35, 7 दूनी 14, 14 15 16 17, 175 बाई 25 आ गया, और इंटू 5 बाई y प्लस 5 इक्वल टू 4 आ गया, कितना 5 5 ज़ा 25, ये आ गया। ये सबको इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 175 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 से यानी 4, और कितना आ जाएगा 5y प्लस 25, ये आ जाएगा, कितना लिखूंगा y स्क्वायर प्लस 175 20y और प्लस 100, ये आ गया। इसको भी थोड़ा मिटा रहा हूँ मैं, इसको देख लो अच्छे से, ये आ गया। यहाँ पर मुझे क्या दिखा y स्क्वायर और माइनस 20y और प्लस 175 इंटू 75 आ जाएगा इक्वल टू, तो मुझे क्या दिख गया, मुझे क्वाड्रेटिक दिख गया, देख लो अच्छे से। y स्क्वायर प्लस 175, इधर मैंने 100 किया तो 75 आ गया, और इधर मैंने किया लेफ्ट साइड माइनस 20y आ गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ फैक्टर, y स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 15y विथ माइनस 5y
प्लस 75 इक्वल टू 0, तो y को मैं कॉमन ले लिया तो y माइनस 15 और माइनस 5 y माइनस 15, तो कितना आ जाएगा आपका y माइनस 15 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू 15 भी आ रहा है आंसर एंड y इक्वल टू 5 भी आ रहा है, बट y क्या है, y तो आपका 5 का पावर x है, मैंने बता रखा था 5 का पावर x को मैं y मान रहा हूँ, तो 5 का पावर x इक्वल टू कितना 15 आ गया, और ये क्या आपका 5 का पावर x इक्वल टू 5 मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो दोनों तरफ मैं लॉग लगा दूं तो क्या लिखूंगा विथ बेस 5 में x लॉग 5 आ जाएगा, विथ बेस 5 x बाहर निकल जाएगा, और लॉग 15 बेस 5, तो x इक्वल टू कितना दिखेगा लॉग 15 बेस 5। ये तो आंसर नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां पर लिख रखा है कि x क्या होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए, ये पर तो y इक्वल टू 5 वाला आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आंसर क्या आएगा log ऑफ 15 विथ बेस कितना आ रहा है 5, सो बी ऑप्शन इसका राइट। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को सोचना है। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी दिख रहा है मुझे, लेकिन ये आसान क्वेश्चन है, बस सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टी मुझे यूज करनी है, इसके बारे में यहाँ पे सोचना है ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, बस ये सोच लिया, बस क्वेश्चन डी जनरल टर्म्स मुझे पता है तो मैं बस निकाल लिया। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, बस एक क्वेश्चन और लेता हूँ, उसके बाद आपका जनरल टर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। कि if the coefficient of x square and x cube in the expansion of 3 plus 8x to the power 9 है, ये आपका a दे रखा है a। ठीक है, are same then the value of a is ऑप्शन है इसके -7/9, ऑप्शन बी है इसके -9/7, ऑप्शन सी है इसके 7/9, ऑप्शन डी है इसके 9/7। ठीक है, इस टाइप के ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पे हमको समझना है सॉल्यूशन केस में क्या देखना है। देखो आप सबसे पहले ये क्या है 3a प्लस एक्स का पावर ये क्या है 9 दे रखा है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब इन द एक्सपेंशन सेम है। ठीक है, तो मैं इसका जनरल टर्म में निकाल लूं तो वहां से भी मुझे कोएफिशिएंट आ सकता है। ठीक है, दो तरीके से आप सोच सकते हो, NC0 NC1 वो भी लगा सकते हो, तो मैं वही लगाते हैं एक्सपेंशन एक्सपेंड करके देखता हूँ। ठीक है, क्योंकि सेकंड और थर्ड के बारे में पूछा गया है तो मैं एक्सपेंड करके एक बार देख लेता हूँ। दोनों तरीके से सोच सकते हो, जनरल टर्म निकाल के एक्स क्यूब कोएफिशिएंट को बराबर कर लो, ठीक है, और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को बराबर कर लो और इक्वल टू सेम कर लो, तो वहां से ए का वैल्यू आ सकता है। ठीक है, तो मैं एक्सपेंड करके एक बार देखता हूँ। ठीक है, एक्सपेंड कर लेते हैं, क्या लिखूंगा मैं 9C0 का मतलब 1 ही आएगा, तो 3 का पावर 1 तो 9 ही आएगा, सीधी सी बात है। फिर क्या है 9C1 और क्या आएगा 3 का पावर क्या आएगा 8 बिल्कुल, और क्या आएगा AX का पावर 1 बिल्कुल है, और प्लस 9C2 3 का पावर कितना जाएगा 7 और A का पावर AX का स्क्वायर, और फिर क्या आएगा 9C3 3 का पावर 6 AX का पावर क्यूब, बस काम खत्म। ठीक है, ये तक मैं जा रहा हूँ, इसके आगे भी तो होगा बिल्कुल 9 तक जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए क्या, सिर्फ चाहिए मुझे एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मुझे सेम करना है, तो मुझे वही देखना है। देखो ये है और ये है बिल्कुल, तो कोएफिशिएंट फॉर सेम के लिए फॉर सेम क्या एक्स क्यूब इक्वल टू क्या आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बस वही करना है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मुझे क्या दिख रहा है 9C2 दिख रहा है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे 9C2 और क्या दिख रहा है मुझे 3 का पावर 7 और a स्क्वायर भी तो दिख रहा है a स्क्वायर, और मुझे क्या दिख रहा है एक्स क्यूब कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है 9C3 और 3 का पावर 6 a का पावर क्यूब, ये दिखा मुझे बिल्कुल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको 3 का पावर 6 इधर कर लेता हूँ, तो 3 का पावर 7 बाय 3 का पावर 6 इक्वल टू 9C3 बाय 9C2 इंटू a क्यूब बाय a स्क्वायर, ये आ जाएगा। देखो अच्छे से मैंने इसको सीधा किया, और 3 का पावर 7 3 का पावर 6 का मतलब क्या है सिर्फ 3 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है 3 है, 3 आ गया, और 9C3 9C2 का मतलब क्या है NCR बाय NCR माइनस 1, वही लगा दो, तो n माइनस r का मतलब 3 प्लस 1 बाय क्या आ जाएगा 3, और मुझे क्या दिखा a क्यूब बाय a स्क्वायर का मतलब सिर्फ a ओनली, तो 3 3 जा 9, तो मैं यहाँ देख सकता हूँ 3 3 जा 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 सॉरी कितना -2
और प्लस 7, तो 7 आ गया इंटू ए का वैल्यू कितना आ गया 9/7। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको एक्सपेंड कर भी सोच सकते हो या जनरल टर्म्स के निकाल के भी सोच सकते हो। बस उसके कोफिशिएंट का जो x का पावर है उसको बराबर कर देना, किसके x² के बराबर कर देना, तो वहाँ से r आ जाएगा, वहाँ से r आएगा तो यहाँ से कोफिशिएंट पता चल जाएगा, बस उसको इक्वल कर देना। या इजी है तो आप इस तरह से कर लो, जो मन में आए वो कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपका जनरल टर्म पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस करवाए, एक भी टाइप मैंने नहीं छोड़ा है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो जो भी आपके पास डीपीपी हैं या प्रैक्टिस सेट्स हैं। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ आगे क्या जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो मैं देखूँगा कोफिशिएंट रिलेटेड। ठीक है, NC0, NC1, NC2, NC3 डॉट डॉट NCN 2 का पावर n। ठीक है ना, एटलीस्ट n डिस्टिंक्ट थिंग लेना है n में से, तो उस चीज़ का क्या फॉर्मूला हो सकता है, कुछ सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में देखूंगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेता हूँ। ओके बाय।